हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का है और इस लेक्चर में हम एक बार फिर से रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के रिलेशन के इस टॉपिक में हम क्लास 12 के मैथ्स के रिलेशंस के अंडर जो भी टाइप्स रिलेशंस के हमें पढ़ना है उन सब के बारे में बात करेंगे। और हमारे लेक्चर 1 में हमने रिलेशंस को समझने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स मालूम होने चाहिए थे उन सब के बारे में बताए हैं। तो अगर आप रिलेशंस को समझने के लिए जो भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पहले से ही जानते हैं तो फिर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप हमारे लेक्चर 1 को देख लें, जिसमें इस रिलेशंस के टॉपिक्स को समझने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स बताए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर क्लास 12 के मैथ्स में रिलेशंस के जितने भी टाइप्स बताए गए हैं या पढ़ने हैं वो सब के सब रिलेशन इन सेल्फ के अंडर आता है। तो रिलेशन इन सेल्फ क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, रिलेशन इन सेल्फ, रिलेशन इन सेल्फ। तो कोई भी रिलेशन जब एक सेट से खुद उसी सेट में होता है उसी को रिलेशन इन सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आर रिलेशन का नाम है, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, एक रिलेशन है जिसका नाम है यहाँ पर आर, और रिलेशन ऑन ए यह सेंटेंस यह शो करता है। इसी तरह से आपको बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा कि रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब समझ जाना है कि यहाँ पर रिलेशन का नाम जो भी हो, यहाँ पर फिलहाल आर है, वह सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है। मतलब फर्स्ट सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए ही है। ठीक है, और इसका यहाँ पर यह चूंकि हम एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं, -1 0 1 3 और 2। ठीक है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को रखा है। अब यहाँ पर इस रिलेशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वह ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का होगा, और इसमें जो कंडीशंस होता है कि ए सेट ए का मतलब पहला सेट भी यहाँ पर ए ही है और दूसरा सेट भी यहाँ पर ए ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ए और सेकेंड एंट्री बी जो कि इस रिलेशन के अंडर ऑर्डर पेयर में होंगे वह किस तरह से रिलेटेड है उसके लिए कुछ कंडीशन दिया जाता है। फिलहाल इस एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं यहाँ पर ए और बी की सम 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन आर के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आर का यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू होगा, चूंकि जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर ए और बी दोनों ही यहाँ पर सेट ए से अपने वैल्यू लेंगे। तो अगर हम -1 लेते हैं ए का वैल्यू, तो -1 में यहाँ पर ए का वैल्यू लेते हैं तो बी का वैल्यू एक नंबर फिर से हमें माइनस मतलब सेट ए से लेना होगा जिसको ऐड करने पर 0 आना चाहिए। तो -1 में हम देख सकते हैं यह 1 ऐड करने पर 0 आता है, इसलिए -1 +1 यह इस रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर का वैल्यू एक एलिमेंट होगा। दूसरा अगर हम 0 लेते हैं तो 0 में 0 ऐड करने पर ही 0 आता है। तो इस रिलेशन आर का दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर 0,0 होगा। फिर अगर हम 1 लेते हैं तो 1 में हम जानते हैं -1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। तो 1 रिलेटेड होगा किससे, -1 से, चूंकि इन दोनों का सम एक बार फिर से 0 होता है। उसके बाद अगर हम 3 लेंगे तो 3 के लिए -3 होना चाहिए था जो कि इस सेट में नहीं है, और 2 के लिए यहाँ पर -2 होना चाहिए था जो फिर से नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आर का यह कंप्लीट वैल्यू आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिलेशन जिसका जानते हैं कि एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है और हर ऑर्डर पेयर में पहला एंट्री फर्स्ट सेट से अपना वैल्यू लेता है, दूसरा एंट्री सेकेंड सेट से अपना वैल्यू लेता है। क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ऑन ए है मतलब ए से ए में रिलेशन है, तो फर्स्ट एंट्री मतलब ए का वैल्यू सेट ए से लिया जाएगा और बी का वैल्यू भी सेट ए से ही लिया जाएगा, और इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो इस तरह से बना हुआ ऑर्डर पेयर यहाँ पर इस रिलेशन के इनसाइड एज एन एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिलेशन इन सेल्फ का एक एग्जाम्पल है। अब क्लास 12 के मैथ्स के अंडर
रिलेशन के हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप्स के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप्स है या जिसका हम नाम कह सकते हैं, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले तो यहाँ पर यह सेल्फ में होता है। क्लास 12 में जितने भी रिलेशंस हमें यहाँ पर स्टडी करना है, सारे के सारे रिलेशन सेल्फ में हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन नहीं होता है, बट यहाँ पर क्लास 12 के मैथ में जो हमारे सिलेबस में रिलेशंस पढ़ना है, वो सारे के सारे रिलेशन सेल्फ में है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले इसे डिफाइन किया गया है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर और एक रिलेशन है, इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, जो कि जानते हैं होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशन सेल्फ में होगा तभी वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन जिसका नाम यहाँ पर आर है, यह सेट ए। सेट ए की जगह पर सेट बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिलेशन आर की जगह पर R1 R2 कुछ भी हो सकता है, बट डिफाइंड होने के लिए यहाँ पर कंडीशन है कि सबसे पहले वह रिलेशन सेल्फ में होना चाहिए। और जो मेन कंडीशन जो इस रिलेशन को या किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाएगा, वह है यहाँ पर सच डेट order pair A, belongs to relation R और every A belongs to A। ठीक है, यह हमने जो यह सिंबल यूज किया है, यह एवरी का सिंबल है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह मैथमेटिक्स में एवरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आपको ए का, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझकर ए को उल्टा करके लिखा हुआ है, यह मैथमेटिक्स में सिंबल है, मैथमेटिक्स में इसे एवरी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन है कि इस रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर ए टाइप का एलिमेंट दिखना चाहिए। इसमें जो दोनों एंट्री है वो सेम है, और यह जो एंट्री ए है, यह सेट ए का वैल्यू, वह भी एवरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एवरी मतलब सेट ए के किसी भी एलिमेंट को हमें छोड़ना नहीं है, और हर एलिमेंट को लेकर इस तरह का ऑर्डर पेयर बनाना है, और वह इस रिलेशन में हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। इसको आप मतलब इस जो यहाँ पर कंडीशन है, इसके मीनिंग्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बस आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हम एक सेट लेने जा रहे हैं, सेट ए, इसमें हम 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 3 लेते हैं, और मान लेते हैं 5 लेते हैं। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हमने लिया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए या सैंपल के लिए हम मान लेते हैं 4-5 रिलेशन लेते हैं जो कि सेट ए पर डिफाइंड है। ठीक है, तो ये रिलेशन का नाम कुछ इस तरह से, लेट R1 R2 R3 R4, ये 4 रिलेशन है, आर रिलेशंस ऑन सेट ए। ये 4 रिलेशन है सेट ए में डिफाइंड है, मतलब सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है। अब हर रिलेशन का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं R1 कुछ इस तरह से है, 1,3 ऑर्डर पेयर, 0,0 3,1, फिर 1,1 इसमें है ऑर्डर पेयर, फिर 5,5 ऑर्डर पेयर है, और फिर मान लेते हैं यहाँ पर 3,3 ये। तो यहाँ पर इस R1 रिलेशन के इनसाइड इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें मालूम करना है क्या यह रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसके लिए सिर्फ हमें देखना है यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में दिखता हो, जिसमें यह वेरिएबल सेट ए के एवरी एलिमेंट, एवरी मतलब ही होता है यहाँ पर सेट ए का एक भी एलिमेंट को हमें छोड़ना नहीं है, और इस तरह का ऑर्डर पेयर बनाना है। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर का वैल्यू हो जाएगा 1,1 ऑर्डर पेयर, जो कि इस रिलेशन में दिखना चाहिए, तो यहाँ पर है। फिर ए का दूसरा वैल्यू, क्योंकि हमें ए का एवरी एलिमेंट्स को लेना है, तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, तो ऑर्डर पेयर 1,1 इस रिलेशन R1 में दिख रहा है। ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर 0,0 इसमें दिखना चाहिए, यह भी है। ए की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर 3,3 इसमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। फिर ए की वैल्यू 5 लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर 5,5 इस रिलेशन के इनसाइड दिखना चाहिए, तो यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी यहाँ पर सेट ए का एवरी वैल्यू अगर हम लेंगे, वह एलिमेंट
इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाकर इस रिलेशन के इनसाइड दिखना चाहिए। वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, इट इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा R2 का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, R2 का हम वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से है 0,5, फिर 1, ऑर्डर पेयर 1, फिर 3,0, 0,0 एंड 5,1। तो क्या आप बता सकते हैं यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक यहाँ पर 4 एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, इस तरह का यह ऑर्डर पेयर बनाता हो और यह रिलेशन में दिखना ही चाहिए। तो अगर 1,1, 0,0 ऑर्डर पेयर, 3,3 ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर पेयर 5,5 अगर दिख जाता है तो यह रिलेशन होगा। तो हम देख सकते हैं 1,1 ऑर्डर पेयर दिख रहा है, 0,0 ऑर्डर पेयर यह भी दिख रहा है, बट यहाँ पर रेस्ट 2 एलिमेंट्स के वैल्यूज़, मतलब ऑर्डर पेयर 3,3 3 के लिए और ऑर्डर पेयर 5,5 5 के लिए, यह 2 एलिमेंट यहाँ पर एज एन ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R2 के इनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब R3 यह मान लेते हैं IA। R3 का वैल्यू हम मान लेते हैं IA। IA का मतलब होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेक्चर 1 में हम आपको बताए हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम मतलब आप हमारे लेक्चर 1 को देख सकते हैं, उसमें आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया गया है। वैसे हम बता देते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन कुछ होता नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन सेल्फ में होता है, जिसमें सेट, किसी भी सेट का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो और वह उस रिलेशन में दिखाई देता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा और वह किसी रिलेशन के अंडर दिखाई देता हो एवरी एलिमेंट के लिए, वह आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ए का एलिमेंट 1 का खुद से रिलेशन हो जाएगा ऑर्डर पेयर 1,1, फिर 0 के लिए लिखना है 0,0 ऑर्डर पेयर, 3 के लिए लिखना है 3,3 ऑर्डर पेयर और 5 के लिए लिखना है ऑर्डर पेयर 5,5। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है। आइडेंटिटी वर्ड आई से स्टार्ट होता है, तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हो गए उसके लिए आई यूज किया जाता है, आज मतलब किया जाएगा। और अगर सेट ए पर डिफाइंड है तो आई ए लिखेंगे इस तरह से, सेट बी में डिफाइंड है तो आई बी लिखेंगे। बस यहाँ पर यह ए और बी इस तरह का जो भी सेट्स है वह यहाँ पर बदलता रहेगा। ठीक है, तो R3 की वैल्यू आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए के इक्वल्स है। तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर पेयर 1,1, ऑर्डर पेयर 0,0, ऑर्डर पेयर 3,3 और ऑर्डर पेयर 5,5, ये 4 एलिमेंट्स इसमें दिखना चाहिए था और वह दिख रहा है। ऑर्डर पेयर 1,1, ऑर्डर पेयर 0,0, ऑर्डर पेयर 3,3 और ऑर्डर पेयर 5,5, ये एग्जैक्टली ये 4 एलिमेंट मात्र इसमें जो और रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए था, वही 4 एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, तो यह भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी सेट पर डिफाइंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, फिर एक रिलेशन R4, यह हम मान लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जानते हैं किसके बराबर होगा, यहाँ पर A क्रॉस A के बराबर। ठीक है, किसी भी सेट में डिफाइंड यूनिवर्सल रिलेशन उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो R4 की वैल्यू हमने यूनिवर्सल रिलेशन ली है, और सेट चूंकि यहाँ पर रिलेशन ए है, सॉरी यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है सेट ए में, तो यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए मतलब ए और ए
सेट ए एंड सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिसे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस ए से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ए क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चूंकि ए में क्या है, ए में हमारा वैल्यू है 1035। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट्स होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू होगा, सबसे पहले 1 का ऑर्डर पेयर इन चारों से बनेगा, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 5। फिर 0 का 1 से होगा, 0 का 0 से होगा, 0 का 3 से होगा, 0 का 5 से होगा। फिर उसी तरह से 3 का 1 से होगा, 3 का 0 से होगा, 3 का 3 से होगा, 3 का 5 से होगा। फिर 5 का 1 से होगा ऑर्डर पेयर, फिर 5 का 0 से होगा, 5 का 3 से होगा और 5 का 5 से होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आप चेक करके बताएं। तो अगर आप इसे चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 0,0 ऑर्डर पेयर, फिर 1,1 ऑर्डर पेयर, 3,3 ऑर्डर पेयर एंड 5,5 ऑर्डर पेयर, ये 4 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स अगर रिलेशन में हैं इस सेट ए के लिए, तो वह रिफ्लेक्सिव होना ही होगा उसको। यहाँ पर वो 4 एलिमेंट जो कि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी था, वो चारों एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या इस तरह के किसी भी सेट्स को अगर हम लिखेंगे, अगर इन चारों के अलावे अगर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर एज एन एलिमेंट है, तो इससे रिफ्लेक्सिव होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। और आपको याद रखना है, यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है किसी भी सेट पर। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये दो ऐसे रिलेशन है जो किसी सेट में अगर डिफाइंड है तो वह हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको आप समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब बुक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसको सॉल्व करने में किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं दिखेगा, सारा का सारा लॉजिकल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर सेट ए, इसमें हम कुछ नंबर लेते हैं 2, 4, 6, 1, 0। ठीक है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं R इज ए रिलेशन ऑन ए, और R का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, ऑर्डर पेयर x, y, x डिवाइड्स y। चेक करना है इज इट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिलेशन को हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका यह है कि इसमें हम R का वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर लें, और फिर रिफ्लेक्सिव होने के लिए जानते हैं उसमें ऑर्डर पेयर 2,2, ऑर्डर पेयर 4,4, ऑर्डर पेयर 6,6, ऑर्डर पेयर 1,1 और ऑर्डर पेयर 0,0 अगर दिख जाएगा तो फिर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक तरीका तो वह हो गया। दूसरा, अगर हम मान लें यहाँ पर सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 हैं, और अगर इसी में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 100 या 200 या बहुत ज़्यादा अगर हम लेंगे, तब फिर रिलेशन R की वैल्यू फाइंड करनी और उसके बाद उसकी वैल्यू को लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और वो शायद लिखना यहाँ पर संभव भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम एक एनालिटिकल मेथड या कह सकते हैं रीजनिंग यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में इस तरह के स्टेटमेंट या सॉल्यूशन को मतलब एनालिटिकल सॉल्यूशंस बोला जाता है, मतलब वो एक तरह से रीजनिंग हो जाता है, तर्क देकर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इसके एनालिटिकल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, इसके एक भी एलिमेंट्स को हम टच नहीं करेंगे, बल्कि एक वेरिएबल के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशंस है, जो डेफिनेशन में दिया गया है, वो डायरेक्ट हम उस तरह से इसको लेट करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताया गया कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, रिलेशन का नाम यहाँ पर आर है, आर, और यह चीज़ आपको तुरंत लिख देना है कि ए यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट है किसका, सेट, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ए है। ठीक है, तो ये हमने लेट किया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन डेफिनेशन में कहा गया है वो हम यहाँ पर इसके किसी भी एलिमेंट्स को बिना लिए हुए, एक्चुअल में लिए हुए एक वेरिएबल के हेल्प से हमने लेट कर लिया। हाँ, यह हमने बता दिया है कि यहाँ पर और जो एलिमेंट ए है वह सेट ए के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑटोमेटिकली ए के सारे एलिमेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एवरी वर्ड ही बता देता है कि ए के एवरी वैल्यू को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल ए। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से अगर आगे हम लॉजिकली यह बता दें कि यह जो हम स्टेटमेंट यहाँ पर एज्यूम किए हैं अगर यह ट्रू है तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि अगर यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो डेफिनेटली यह ए के एवरी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, और इस तरह से हम ए के सारे एलिमेंट्स के बारे में यह बता चुके होंगे कि यह रिलेशन इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, लेकिन अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर x, y रिलेशन R में है तो कंडीशन है कि x डिवाइड्स y, मतलब x y को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर में a, a है, तो यह एवरी ऑर्डर पेयर के लिए इस कंडीशन को अगर यहाँ पर डिफाइन करता है, मतलब यह अगर ट्रू बता देता है तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए इस ऑर्डर पेयर के लिए, देयरफॉर ए डिवाइड्स ए। अब ए को डिवाइड करता है, तो डिवीजन के केस में आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है बट वह नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए यहाँ पर ए को डिवाइड करेगा, ए के एवरी वैल्यूज के लिए यह ट्रू होगा, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, किसी भी नंबर में हम जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है क्या ए की वैल्यू सेट ए में जीरो भी है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जीरो ए में अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बट ए इक्वल्स टू जीरो किस सेट में है, सेट ए में एज एन एलिमेंट है। तो देयरफॉर जीरो डिवाइड्स जीरो, मतलब ए का एक स्टेटमेंट अगर हम ए का वैल्यू जीरो लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ए डिवाइड्स ए के लिए एक बार जीरो डिवाइड्स जीरो यह भी सामने आएगा। लेकिन अगर हम अपने सेंस और नॉलेज को यूज करके इस स्टेटमेंट को मालूम करना चाहें क्या यह ट्रू है या फॉल्स है, तो डेफिनेटली जीरो डिवाइड्स जीरो यह फॉल्स है, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, जीरो से डिवीजन मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। तो जीरो डिवाइड्स जीरो यह फॉल्स है, तो देयरफॉर इसका जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर x डिवाइड्स y है, x डिवाइड्स y है तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में है, x, y। तो उसी तरह से अगर a डिवाइड्स a है तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में है, रिलेशन R में a, a ऑर्डर पेयर। और जीरो डिवाइड्स जीरो, हालांकि यह फॉल्स आया है लेकिन जानते हैं फिर भी यहाँ पर कौन सा ऑर्डर पेयर, यहाँ पर ऑर्डर पेयर 0, 0 हो जाएगा, लेकिन यह फॉल्स है इसलिए यहाँ पर यह रिलेशन R में नहीं होगा। ट्रू होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0, 0 बिलोंग्स टू R हो जाता है, ये हम चेक भी नहीं करने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि a डिवाइड्स a ऑलवेज मतलब ट्रू होता है एक्सेप्ट जीरो, लेकिन यहाँ चूंकि सेट a में जीरो है तो इस एक जीरो की वजह से यहाँ पर ऑर्डर पेयर 0, 0 सेट R में नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि सेट A में यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं और किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें ऑर्डर पेयर 2, 2, ऑर्डर पेयर 4, 4, ऑर्डर पेयर 6, 6, ऑर्डर पेयर 1, 1 एंड ऑर्डर पेयर 0, 0 उस रिलेशन में कम से कम ये पांचों एलिमेंट तो दिखना ही चाहिए था, बट यहाँ पर मतलब निष्कर्ष निकला है कि ऑर्डर पेयर 0, 0 इस रिलेशन R में नहीं है, तो देयरफॉर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, ये रिलेशन किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ओके, एक दूसरा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं जिसमें कहा गया है R इज ए रिलेशन ऑन n। अब मैथमेटिक्स में जानते हैं कि n अगर सेट को रिप्रेजेंट करता है तो वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो R इज रिलेशन ऑन एंड, और इसका डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरह से P, Q, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। तो चेक करना है यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक इज इट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इन्फिनाइट सेट्स को, मतलब एक इन्फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनाइट सेट के बारे में आप जानते होंगे कि कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किया जा सकता है, वैसे सेट को इन्फिनाइट सेट कहा जाता है। और अगर इसके एलिमेंट्स को हम काउंट करके बता सकते हैं कि इसके इनसाइड इतने एलिमेंट्स हैं, तो उस तरह के सेट को हम फाइनाइट सेट कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर ये इन्फिनाइट सेट के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर रिलेशन R इस नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है कि इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर PQ के फॉर्म में, उसमें फर्स्ट एंट्री P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम इस क्वेश्चन को, इसमें रिलेशन के वैल्यू को फाइंड नहीं करके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू निकालने लगेंगे तो उसके इनसाइड इतने एलिमेंट हैं कि हम उसे लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस मेथड जो कि लॉजिकल मेथड कहलाता है, इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो शुरू में ही हमने बताया है कि जो डेफिनेशन में कहा गया है उसे आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो लेट यहाँ पर ऑर्डर पेयर A, बिलोंग्स टू सेट n, इस पर सेट n है, इसलिए हमने ऑर्डर पेयर A, बिलोंग्स टू सेट n, और यहाँ पर मेंशन करना होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट n। ठीक है, ये हमने ऐसा एज्यूम किया है। अब ये हमने लेट किया है, मतलब अभी तक ये है या नहीं है यह कंडीशन। इस तरह का कोई भी, मतलब इस तरह का जो भी ऑर्डर पेयर नेचुरल नंबर में है, वो इस स्टेटमेंट को मतलब वेरीफाई करता है या नहीं करता है, ये अभी हम थोड़ी देर के बाद लॉजिकली चेक करेंगे। अगर ट्रू हो जाता है तो यह हमारा स्टेटमेंट जो हमने लेट किया है, मतलब एज्यूम किया है, यह ट्रू होगा। अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर A, जैसा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जानते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के ऑर्डर पेयर एलिमेंट, और ये R रिलेशन में होने चाहिए थे। ठीक है, ऑर्डर पेयर A, बिलोंग्स टू R, यहाँ पर A सेट A के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर के किसी एक एलिमेंट का नाम भी नहीं लिखा, और हमारा यहाँ पर काम भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ऑर्डर पेयर P, Q अगर इस रिलेशन R का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, यह स्टेटमेंट बनता है, मतलब ये रिलेशन, यह कंडीशन होना चाहिए। तो अगर हम इस ऑर्डर पेयर को इस ऑर्डर पेयर से कंपेयर करें तो P को रिप्रेजेंट A करता है, Q को भी रिप्रेजेंट A करता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A। अब यह स्टेटमेंट को आपको जज करके यहाँ पर डिक्लेयर करना है क्या यह ट्रू है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि यह यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिखें 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यह ट्रू होता है मैथमेटिक्स में। चूंकि यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 2 का मतलब दो चीज होता है, एक तो होता है 2 ग्रेटर देन 2 और 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब यहाँ पर दो मतलब बातें होती हैं। अब इन दोनों बातों में से कोई भी एक अगर सही हो जा रहा है, जैसे कि जानते हैं 2 ग्रेटर देन 2 यह तो सही नहीं है, बट 2 इक्वल्स टू 2 यह सही है। तो इससे दो स्टेटमेंट, मतलब दो यहाँ पर बातें होती हैं, दो मतलब फैक्ट्स होता है, और इन दोनों फैक्ट्स में से कोई एक फैक्ट भी अगर सही होता है तो इस पूरे कंप्लीट मतलब जो यहाँ पर एजम्पशन है उसको सही माना जाता है।
तो टू ग्रेटर देन टू, टू ग्रेटर देन इक्वल टू, चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यह ट्रू होगा। किसी भी नंबर के लिए हम इस तरह का अगर हम लिखते हैं इनइक्वालिटी, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यह भी सही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए हमेशा क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पर दो बातें होंगी, या तो ए ग्रेटर देन ए होगा या ए इक्वल टू ए, लेकिन जानते हैं यह नहीं हो सकता है, लेकिन ए हमेशा ए के इक्वल्स होगा। तो इस वजह से यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है जो हमने एज्यूम किया था और फाइनली कंक्लूजन यह निकला कि यह ट्रू है। तो हमारा एजम्पशन जो हमने शुरू में लेट किया था यह ट्रू पाया गया, तो देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है यह सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन भी सेल्फ में होता है, मतलब एक सेट से खुद उसी में होगा। उसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस होता है जिस वजह से यह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर एक रिलेशन है R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, यह तो होना ही चाहिए क्योंकि रिलेशन सेल्फ में होता है। उसके बाद जो मेन कंडीशन है, सच दैट इफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R implies order pair B comma A belongs to R must holds for A comma B belongs to set। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कंडीशन है जिस वजह से कोई भी रिलेशन सेल्फ में सिमेट्रिक होगा वह यह है कि अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का कोई भी एलिमेंट्स रिलेशन में दिखता है तो उसी समय उस रिलेशन में अगर हम इस ऑर्डर पेयर में एंट्रीज को रिवर्स कर दें, मतलब एक्सचेंज कर दें अपने प्लेस से, जैसे यहाँ पर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो उसी रिलेशन में इस ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के लिए ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में दिखना चाहिए। यहाँ पर अब ए और बी सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर एवरी एलिमेंट ए का हो यह जरूरी नहीं है, हमें बस देखना है कि किसी भी रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट उस रिलेशन में दिख रहा है तो उस ऑर्डर पेयर के लिए ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में दिखना चाहिए। जैसे इसका मतलब हम समझा देते हैं आपको, तो अगर हम मान लेते हैं 2, 3 आर में दिख रहा है तो इसका अगर यह हम ए कॉमा बी इसको मानते हैं तो इसका बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, 3, 2 भी आर में होना चाहिए, क्योंकि अगर यह ए बी है तो यह बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं उसके बाद आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेट हम लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 0, -1, 7, इसमें एलिमेंट है और फिर से यहाँ पर हम कुछ रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे पहले R1, R2, R3, R4, R5, ये 5 रिलेशन आर रिलेशंस ऑन सेट ए। ठीक है, अब बारी बारी से R1 का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं R1 में है हमारा 2, 3, 0, 0, -1, 7, फिर -1, -1, 3, 2 एंड 7, -1। ठीक है, तो यह रिलेशन R1 क्या सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम यहाँ पर जो रिलेशन के मतलब सिमेट्रिक होने के लिए जो कंडीशन यहाँ पर बताया गया है डेफिनेशन में, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए जो कि R1 में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमेशा हम इस बात को जोर डाल के कह रहे हैं कि यहाँ पर यह रिलेशन एवरी एलिमेंट के लिए, मतलब जिस सेट में डिफाइंड है उसके एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पर हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में, हाँ रिफ्लेक्सिव में सेट अगर दिया गया है तो उसके एवरी एलिमेंट के लिए उस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस 2, 3 को ए भी एज्यूम करें तो इसका
क्रॉसपोंडिंग बी कॉमा ए का वैल्यू 3,2 है, जो इस रिलेशन में हमें ढूंढना है। इसके दाएं बाएं कहीं पर भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2,3 अगर यह ए बी है तो इसका बी ए 3,2 यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यह तो अपने मतलब कंडीशन में पास हो गया। अब 0,0 अगर हम इसको ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर एज्यूम करें तो इसका बी कॉमा ए भी 0,0 ही यही होगा, और इसलिए यहाँ पर इसका 0,0 दूसरे जगह यहाँ पर इसमें नहीं ढूंढना है, क्योंकि किसी भी सेट में, चूंकि रिलेशन एक सेट होता है तो किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो अगर यह ए बी है तो इसका बी ए ऑर्डर पेयर भी यही होगा। अब यहाँ पर -1,7 यह डिफरेंट एंट्रीज है दोनों, तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एज्यूम करते हैं तो इसका ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए 7,-1 इसमें कहीं ना कहीं हमें दिखना चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर यह है। ठीक है, तो यह भी जो कंडीशन होना चाहिए था उसमें यह पास कर चुका है। -1,-1 अगर यह ए बी है तो इसका बी कॉमा ए भी -1,-1 होगा, जो खुद ही होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सारे एलिमेंट में टिक लग चुके हैं, मतलब ये सारा एलिमेंट्स यहाँ पर पास हो चुका है जो कंडीशन होना चाहिए था उसमें। ठीक है, अब हमको 3,2 के लिए नहीं ढूंढना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2,3 के लिए 3,2 को मैच कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट जो इस रिलेशन R1 के इनसाइड है वह इस रिलेशन को यहाँ पर क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इट इज सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव तो आप देख सकते हैं शुरू में ही 2,2 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब एक दूसरा रिलेशन R2, इसकी वैल्यू हम लेते हैं कुछ इस तरह से, मान लेते हैं 2,2, 3,3, 0,-1 एंड 7,7। ठीक है, तो क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, यह आप बताएं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप इसको बताएं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर ये 2,2 को अगर हम ए बी एज्यूम करेंगे तो इसका बी कॉमा ए भी 2,2 ही होगा। फिर उसी तरह से 3,3 अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है तो यह इसका बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर 3,3 ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो पास हो गया। अब यहाँ पर यह दोनों बेसिकली उस एलिमेंट का हमें ए बी और बी ए ढूंढना है जिसके दो एंट्रीज डिफरेंट हैं। ठीक है, सेम वाले के लिए ऐसा हम जानते हैं, अगर इस दोनों एंट्री में मतलब इस ऑर्डर पेयर में दोनों सेम है तो यही ऑर्डर पेयर ए बी और यही ऑर्डर पेयर बी ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हमको पास कर देना है। ठीक है, मतलब बाईपास कर देना है, इसके लिए हमको चेक नहीं करना है। हमको ऑर्डर पेयर के उस एंट्रीज के बारे में मालूम करना है जिसमें दोनों एंट्रीज डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 और -1 एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पर यह अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए -1,0 जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये इस 0, -1 का -1,0 इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 0, -1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, बट -1,0 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, और भी एलिमेंट्स के लिए हम इस तरह का रीजन लिख सकते हैं, मतलब यह ए बी इस रिलेशन में है बट इसका बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक रिलेशन R3, इसका एग्जांपल लेते हैं। R3 हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 3,7 और -1,0, फिर 2,3 और 7,3, 3,2 और 0,-1। तो आप यह चेक करें और चेक करके बताएं कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको सबसे पहले अपने से बनाएं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर इस 3,7 को ऑर्डर पेयर ए बी एज्यूम करते हैं तो इसका ऑर्डर पेयर बी ए 7,3 होगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर -1,0 के लिए 0,-1 होना चाहिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 2,3 के लिए हम 3,2 यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यह सिमेट्रिक है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब R4 आइडेंटिटी रिलेशन लेते हैं। ठीक है, R4 इसे लिखेंगे I A, और यह जानते हैं ए में 5 एलिमेंट्स हैं,
पहले 2 है तो 2 के लिए आइडेंटिटी रिलेशन में 2,2 होना चाहिए। फिर ए में 3 है तो इसके लिए 3,3, 0 के लिए 0,0, -1 के लिए -1,1 और 7 के लिए 7,7। ठीक है, यह आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए है। अब यह सिमेट्रिक है या नहीं है आप बताएं। तो हम जानते हैं इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें दोनों एंट्रीज सेम है। ठीक है, तो हर एक एंट्रीज ऑर्डर पेयर ए बी कोमा, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एवरी एलिमेंट में यहाँ पर दोनों एंट्रीज जो ऑर्डर पेयर में है वो सेम है। तो इस तरह से यह सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जानते हैं 2,2 अगर ए बी है तो बी ए भी इसका 2,2 होगा। अगर 3,3 को ए बी मानेंगे तो इसका बी ए 3,3 होगा, और दोबारा इसको हम कहीं इस सेट में लिख नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हर एक ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ पर जो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है उसको यह फुलफिल कर पा रहा है, तो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक सेट में डिफाइंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, और यह ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी होता है, यह हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अब R5 यह हम लेते हैं A क्रॉस A, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, यह क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब A में 5 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में 25 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,2, 2,3, 2,0, फिर 2,-1, 2,7, फिर 3 के साथ 3,2, 3,3, 3,0, 3,-1, 3,7, फिर 0 के साथ 0,2 होगा, 0,3 होगा, 0,-1, 0,7, उसके बाद -1 के साथ -1,2 होगा, -1,3 होगा, -1,0 होगा, -1,7 होगा, एंड आफ्टर डेट 7 के साथ 7,2 होगा, 7,3 होगा, 7,0 होगा, 7,-1 होगा और 7,7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह रिलेशन जो यूनिवर्सल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है यह भी ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन यह रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। इसको आप आसानी से मैच कर सकते हैं, जैसे 2,3 है तो 3,2 आपको 3 वाले रो में मिल जाएगा, 2,0 है तो यह 0 वाले रो में आपको 0,2 मिल जाएगा, 2,-1 है तो यह -1 वाले रो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2,7 है तो 7 वाले रो में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, सारा एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा जो कंडीशन में है, मतलब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए होने चाहिए उसमें यह पास हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है सिमेट्रिक रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन किसी एक सेट में अगर डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड नहीं, हमेशा डिफाइंड ही होता है। सिमेट्रिक रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन यह ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं R इज ए रिलेशन ऑन सेट एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है R का, x, y, जिसमें कहा गया है कि x प्लस y इक्वल्स टू 10। चेक इज इट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर R एक रिलेशन है सेट n पे, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, और R का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो भी इसमें एलिमेंट्स होगा ऑर्डर पेयर x, y, उसके लिए कंडीशन है कि x और y दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर यह सिमेट्रिक है या नहीं इसे मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, मतलब दो नेचुरल नंबर का सम 10 है,
तो एग्जैक्टली हम यहाँ रिलेशन आर का वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा यह सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो डेफिनेटली y की वैल्यू 9 होगी। तो 1,9 ऑर्डर पेयर यह रिलेशन r का एलिमेंट होगा। फिर r मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 लेनी होगी। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये y की वैल्यू 7 लेनी होगी, ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 लेनी होगी। x की वैल्यू 5 लेंगे तो y का वैल्यू 5 लेना होगा, और 6 लेंगे x का तो ये हो जाएगा 4y। फिर 7 लेंगे तो यह 3 हो जाएगा, और 8 लेंगे तो यह 2 हो जाएगा, 9 लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 नहीं ले सकते हैं। 10 लेंगे तो फिर 0 लेना होगा, और 0 होल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अब हमें देखना है ये 1 9 के लिए 9 1, 1 9 के लिए 9 1 दिख रहा है, 2 8 के लिए 8 2 दिख रहा है, 3 7 के लिए 7 3 दिख रहा है, 4 6 के लिए 6 4, और 5 5 के लिए 5 5। यहाँ पर एवरी एलिमेंट जो इस रिलेशन के इनसाइड है वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिमेट्रिक होने के लिए जो भी कंडीशंस, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है तो उसका ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए आर में होना चाहिए, इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। यह तो हो गया हम रिलेशन की वैल्यू फाइंड करके तब हम इसको बनाए हैं, ठीक है। इसको लॉजिकली भी हम बना सकते हैं, इसको लॉजिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस तरह का क्वेश्चन को लॉजिकली मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आर इज ए रिलेशन ऑन सेट टी। टी क्या है, टी है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी यहाँ पर सेट ऑफ ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक प्लेन में लाई करते हैं, और आर का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है, T1, T2। T1 इज सिमिलर टू T2। चेक करना है इज आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन आर एक सेट टी पे डिफाइंड है। सेट टी सेट ऑफ ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे मतलब वो सारे ट्रायंगल्स जो कि एक प्लेन में लाई करता है, और आर ऑल ऑर्डर पेयर T1, T2 के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फर्स्ट एंट्री T1 ट्रायंगल होगा क्योंकि ये T से अपना वैल्यू ले रहा है, और सेकेंड एंट्री T2 यह भी ट्रायंगल ही होगा, लेकिन यहाँ पर यह T1 और T2 दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए वो आपस में। तो हमें मालूम करना है यहाँ पर ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक प्लेन में, एक प्लेन जैसे यह पेज एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, और इस कंडीशन में हम इस रिलेशन के वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर मतलब उसे टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिकली जो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे उस तरह के मतलब इसके प्रूफ को हम, इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे, जो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है उस तरह का हम यहाँ पर स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे। तो लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट T। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि T1, T2 ऑर्डर पेयर ये रिलेशन R में है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। यहाँ पर T1 और T2 इस सेट T के एलिमेंट्स हैं, तो किसी भी खास ट्रायंगल को हमने यहाँ पर नहीं लिया, हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है ये T1 और T2 दो ट्रायंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ट्रायंगल जो इस सेट टी से लिए गए होंगे, और सेट टी में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, इन्फिनाइट ट्रायंगल्स हैं, तो उसी में से ये दो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर T1, T2 इस रिलेशन R में है, तो यहाँ पर रिलेशन के इनसाइड हम देख रहे हैं T1, T2 अगर इस रिलेशन R में है तो स्टेटमेंट बनेगा पहला एलिमेंट T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे T1
इज सिमिलर टू T2। ठीक है, यह स्टेटमेंट बनेगा। अब एक चीज आप देखें, अगर T1 T सिमिलर है T2 के, तो T2 ट्रायंगल भी सिमिलर होगा T1 के। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो ट्रायंगल DEF भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ज्योमेट्री में आप इस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर T2 इज सिमिलर टू T1, यह भी होगा। अब अगर हम यहाँ पर इस R रिलेशन को देखें, जब T1, T2 इस ऑर्डर पेयर का वैल्यू इस रिलेशन में है, तो स्टेटमेंट बन रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। अगर हम आपको रिवर्स पूछें कि अगर मतलब उल्टा पूछें कि T1 इज सिमिलर टू T2, अगर है तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में होगा, तो आप कहेंगे T1, T2 ऑर्डर पेयर R में होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अगर हम रिवर्स इसका उल्टा पूछें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर T1 इज सिमिलर टू T2 है रिलेशन में, मतलब यह स्टेटमेंट है, तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में होगा, तो आप कहेंगे T1, T2 ऑर्डर पेयर R में होगा। अब हमारे पास यहाँ पर T2 इज सिमिलर टू T1 है, तो हम यहाँ पर अब आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऑर्डर पेयर R में है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इस तरह से ही, जब T1 सिमिलर टू T2 है तो ये दिखाई दे रहा है T1, T2 ऑर्डर पेयर R में है। जब हमारे सामने स्टेटमेंट T2 इज सिमिलर टू T1 है, तो T2, T1 यह ऑर्डर पेयर R में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर T1, T2 ऑर्डर पेयर R में, यह हमने एज्यूम किया था, और T2, T1 ऑर्डर पेयर R में, यह रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से लॉजिकली हमने लाया है। तो अगर हम इसको a, b बिलोंग्स टू R कहें, तो यह b, a बिलोंग्स टू R, यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सिमेट्रिक होने के लिए यही कंडीशन होता है कि अगर ऑर्डर पेयर a, b R में है, तो ऑर्डर पेयर b, a भी R में आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर T1, T2 ऑर्डर पेयर चूंकि R में है, ऐसा हमने लेट किया था। ठीक है, दिया गया नहीं था, हमने जबरदस्ती नहीं माना था, बल्कि लेट किया था, एज्यूम किया था। और लॉजिकली जो यहाँ पर डाटा दिया गया है रिलेशन होने के लिए, उससे हमने यहाँ पर लॉजिकली ऑर्डर पेयर T2, T1 R में है ऐसा ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर यह रिलेशन क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आपको जो बुक है आपका NCERT बुक, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हम बहुत कम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। हमारा लेक्चर NCERT के सॉल्यूशंस का अलग से आएगा, उसमें आप हर एक एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के मतलब अंदर है और जो सॉल्व एग्जाम्पल है, उन सबको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप ये कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स को देखकर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं, तभी आपको जो सॉल्यूशंस होंगे क्वेश्चंस को, वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब तीसरा रिलेशन, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, इसको यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा, फिर सिमेट्रिक, और अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन ट्रांजिटिव, इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसा कि पहला दो रिलेशन सेल्फ में था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों सेल्फ में था, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेल्फ में होता है। अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का है कि अगर यहाँ पर R एक रिलेशन है, इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है, यह तो रहेगा चूंकि रिलेशन यहाँ पर सेल्फ में होता है, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि एक रिलेशन है जिसका नाम R है, और यह सेट A पर डिफाइंड एक रिलेशन है। ठीक है, और सबसे मेन कंडीशन जिस वजह से कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो पाएगा, उसके लिए यहाँ पर है इफ।
अगर ऑर्डर पेयर A, B belongs to R and order pair B, C belongs to R implies order pair A, C belongs to R must hold. यहाँ पर A, B, C और all A, B, C belongs to set A. तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण कंडीशन है जो कि एक रिलेशन को कंप्लीट ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा, वह है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर A, B टाइप का एलिमेंट R में है, रिलेशन में है, और उसी समय अगर कोई एक दूसरा ऑर्डर पेयर B, C भी उस रिलेशन R में है, मतलब रिलेशन में है, इन दोनों में हम एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि पहला ऑर्डर पेयर में सेकेंड एंट्री B है और दूसरा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री B है। तो अगर यह दो ऑर्डर पेयर एक रिलेशन में है, तो अगर इन दोनों का हम मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर और ये सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो कॉमन एंट्री है, इसको अगर हम मिटा दें या हटा दें, तो यहाँ पर A और C इसके पास बचेगा। तो अगर बोलता है कि ऑर्डर पेयर A, B और ऑर्डर पेयर B, C अगर रिलेशन में है, अगर ये दोनों है, तब हमें ऑर्डर पेयर A, C उसी समय उस R में दिखना चाहिए, उस रिलेशन में दिखना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी इस तरह के एलिमेंट्स के लिए हमेशा इस तरह की बातें अगर होती हैं, जहां पर A, B, C ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट नहीं बल्कि कुछ मतलब कोई भी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर हो सकता है, एवरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर होता है तो वह सेट ए पर डिफाइंड एक ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल को देखकर इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम मान लेते हैं एक सेट है ए, इसमें हम लेने जा रहे हैं 1 2 3 4 0। ठीक है, 0 को हटा देते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि समझने के लिए आसानी हो। अब यहाँ पर 4 रिलेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, R1 R2 R3 R4 और रिलेशंस ऑन सेट ए। ठीक है, यह 4 रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है। एक एक करके सबका हम यहाँ पर वैल्यू लेने जा रहे हैं और मालूम करते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम 1, 2 2, 3 1, 1 और 1, 3 यह रिलेशन R1 मालूम करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें इस तरह का एलिमेंट ढूंढना है, एक ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एंट्री है, दूसरा ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एंट्री है। अगर ये दोनों मतलब पहला ऑर्डर पेयर का अगर सेकेंड एंट्री है और दूसरा ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एंट्री सेम हो जाता है, तभी हम यहाँ पर एक को ऑर्डर पेयर ए बी और दूसरे को ऑर्डर पेयर बी सी कहेंगे, तब जाके हम ढूंढेंगे उस ऑर्डर पेयर का ए सी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का मतलब जो इसका फर्स्ट सेकेंड एंट्री है, इसका फर्स्ट एंट्री सेम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर यह ऑर्डर पेयर ए बी हो गया या ऑर्डर पेयर बी सी हो गया। तो यहाँ पर मतलब जो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है, बोलता है कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर बी सी है रिलेशन में, तो हमको उस ऑर्डर पेयर के लिए ए, सी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में ढूंढना है और वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर ए बी जो 1, 2 है, ऑर्डर पेयर बी सी जो 2, 3 है, और इसका ऑर्डर पेयर ए सी हमारा 1, 3 हो जाएगा, जो इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है। ठीक है, यह तो पास हो गया। अब हमको ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका सेकेंड एंट्री 3 है। अब किसी का अगर फर्स्ट एंट्री 3 है तो फिर हम एक नया ए बी नया बी सी लेकर चलेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका सेकेंड एंट्री 3 है और किसी का भी फर्स्ट एंट्री 3 नहीं है, तो यह ए बी है, इसका बी सी नहीं है, तो इसका फिर यहाँ पर इस तरह का कोई भी मतलब जो लॉजिक है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, यह ए बी या बी सी ए सी था, अब यह नया ए बी अगर मानते हैं तो इसके लिए बी सी 3 से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं है। फिर हम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये इसका एंड मतलब सेकेंड एंट्री 1 है और इसका फर्स्ट एंट्री 1 है, तो यह नया ए बी हो गया, यह नया बी सी हो गया। तो अगर यह ए बी है, इसका बी सी है, तो इसका ए सी 1, 3 होगा, जो यह खुद है। ठीक है, यह भी यहाँ पर सही पाया गया है। ठीक है,
उसके अलावा एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसका एंड 1 से हो रहा है और इसका स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो अगर यह ए बी है तो यह बी सी होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड मतलब सेकेंड एंट्री 1 है और इसका फर्स्ट एंट्री 1 है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही एलिमेंट एक बार में ए बी हो सकता है, एक एलिमेंट एक दूसरा ऑर्डर पेयर के लिए फिर से नया ए बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यह इसके लिए ए बी का काम कर रहा था, यह अब इसके लिए ए बी का काम कर रहा है, तो इसका एंड 1 से, इसका स्टार्ट 1 से हो रहा है। तो अगर यह ए बी है या बी सी है तो इसका ए सी 1,2 जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बारीकी से यहाँ पर चेक करना होता है कि अगर ए बी है बी सी है तो उसका ए सी हमें इसमें दिखना चाहिए। तो यह कंप्लीटली इस कंडीशन को जो डेफिनेशन में दिया गया है इसको इसके एवरी एलिमेंट यहाँ पर फॉलो करता हुआ पाया गया। तो यह क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन लेते हैं R2 और इसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हैं 2, 3, 4, 4, हम ले लेते हैं 1। तो अब यहाँ पर क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हम देखना है यहाँ पर कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो अगर हम इसको एज्यूम करते हैं ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, जिसमें यह यह सेकेंड एंट्री इसका 3 है, बट किसी भी ऑर्डर पेयर दूसरा यहाँ पर एक ही ऑर्डर पेयर इसमें है जिसका 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यह ए बी है, इसका बी सी नहीं है, तो हम इसका ए सी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं सोचेंगे। फिर अगर यह नया ऑर्डर पेयर ए बी है तो इसका सेकेंड एंट्री 1 है और किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एंट्री 1 होगा तभी जाके यह ए बी होगा, दूसरा ए बी बी सी होगा। तो यहाँ पर भी ए बी बी सी और ए सी का चक्कर इसके लिए भी नहीं है, तो यह ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, डेफिनेशन साफ साफ कहता है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी है बी सी है तो उस कंडीशन में उस ए बी बी सी का ए सी होना चाहिए, और अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी या रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी है बी सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव ही होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर यह ए बी है तो इसका बी सी नहीं है, तो ए सी का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। फिर अगर इसको हम अगर ऑर्डर पेयर ए बी मानते हैं, 1 से इसका एंड है तो 1 से किसी का स्टार्ट होना चाहिए, तो यह ए बी है तो इसका बी सी नहीं है, तो यहाँ पर भी ए बी बी सी ए सी का चक्कर नहीं है, तो यह भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इट इज ट्रांजिटिव। ये बात हम आपको लिख देते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव, तब भी रिलेशन आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसको याद रखना है। इस एग्जाम्पल में यह इस बात का मतलब सबूत है, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन R3, यह हम लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर। तो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पर इस सेट ए के लिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3 ऑर्डर पेयर एंड 4,4 ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यही ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू होगा, यही बी सी का वैल्यू होगा, क्योंकि अगर हम किसी सेट में लिख दें 1 1 1 1 1 1, अगर थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट एक सेट में एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, फिर भी अगर हम मान लें यह ए बी है यह बी सी है तो इसका ए सी भी 1 1 होगा। तो ऑफकोर्स ये तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तीनों ही एक बार में ए बी का वैल्यू है, एक बार में बी सी का वैल्यू है और एक बार में ऑर्डर पे ए सी का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम जानते हैं इस तरह का 3 डिफरेंट एलिमेंट जो कि सेम है एक सेट के इनसाइड नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर यही ए बी है, यही बी सी है और यही ए सी है। फिर यह नया ऑर्डर पेयर ए बी यही है और यही ऑर्डर पेयर बी सी है और यही ऑर्डर पेयर ए सी है। सेम यहाँ पर ऑर्डर पेयर 3 और 3 के साथ होगा और 4 के साथ होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट में अगर डिफाइंड है तो वह हमेशा ट्रांजिटिव होता है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं यह रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन R4 यूनिवर्सल रिलेशन
जो कि यहाँ पर ए क्रॉस ए के बराबर होगा और यहाँ पर यह काफ़ी बड़ा होगा हो जाएगा और इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और हम शुरू में ही बता देते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन किसी सेट पे हमेशा ट्रांजिटिव यह भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट ए का ट्रांजिटिव मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कुछ इस तरह से इसका वैल्यू होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। फिर 3 का 3,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 होगा और 3,4। और फिर इसी तरह से 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4, ठीक है। तो इसमें हम आसानी से चेक कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी टाइम लगेगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं कि ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज क्या होता है? ट्रांजिटिव, ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो किसी भी सेट में आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये दो मतलब स्पेशल रिलेशन है जो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर R5, जबकि यहाँ पर शुरू में हम इसको लिखे नहीं, बट मान के चलते हैं R5 कुछ इस तरह का है 1,2। तो क्या यह ट्रांजिटिव है? यह रिलेशन ट्रांजिटिव है? आप बता सकते हैं? सोच कर बताएं। यह रिलेशन भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पास ए ऑर्डर पेयर ए बी है और इसके पास बी सी नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में है और बी सी नहीं है तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, तो यह ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इट इज ट्रांजिटिव, यह भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कोई भी क्वेश्चन आपको अगर यह मालूम करने दिया जाए कि वह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो उसको काफ़ी सावधानी से आपको देखना होता है, उसको काफ़ी बारीकी से उसकी सारे ऑर्डर पेयर को हमको चेक करना होता है, ओके। एक ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A और A set of all lines in a plane। सेट A लाइंस, बहुत सारे लाइंस का कलेक्शंस है जो एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है। और R का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है, ऑर्डर पेयर L1, L2 एंड L1 इज पैरेलल टू L2। चेक करना है इज इट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसे ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर जानते हैं कि एक प्लेन में बहुत सारे लाइंस होते हैं, एक्चुअली इन्फिनाइट लाइंस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन R की वैल्यू फाइंड करने लगे तो फिर तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लॉजिकली, जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें एज्यूम करना होगा जो डेफिनेशन में कहा गया है। तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ए बी ऑर्डर पेयर आर में है और बी सी ऑर्डर पेयर आर में है, तो देन ऑर्डर पेयर ए सी आर में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरह का और इस तरह का दो ऑर्डर पेयर आर में एज्यूम करेंगे। तो हम लेट कर रहे हैं कि ऑर्डर पेयर L1, L2 बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर L2, L3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी और बी सी ये दो ऑर्डर पेयर आर में है ऐसा एज्यूम करना है। एक देख सकते हैं इसमें पहला ऑर्डर पेयर का सेकंड एंट्री और दूसरे ऑर्डर पेयर में इसका फर्स्ट एंट्री सेम होना चाहिए, तो ये हम एज्यूम करते हैं। और अगर हम इस दोनों से अगर ऑर्डर पेयर ए सी को बिलोंग्स टू आर ले आते हैं तो हमारा यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा इजली वे में, ठीक है। अब यहाँ पर L1, L2, L3
बिलोंग्स टू सेट ए, ये होगा, ठीक है। और L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर L1 L2 रिलेशन R में है एज एन एलिमेंट। अब डेफिनेशन बोलता है कि अगर L1 ऑर्डर मतलब L1 L2 ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन R में है तो L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा हमारे पास L1 पैरेलल टू L2, मतलब ये L1 और L2 दो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। फिर ऑर्डर पेयर L2 L3 यह भी R में है, तो सिंस L2 L3 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, तो अब स्टेटमेंट बनेगा L2 पैरेलल टू L3, मतलब लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन L3, ठीक है। अब ज्योमेट्री में आप जानते होंगे कि अगर यहाँ पर तीन लाइन्स हैं, ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल हैं, जैसे यह L1 है, यह L2 है, यह L3। तो अगर L1 L2 पैरेलल है और L2 L3 पैरेलल है तो L1 और L3 के भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 L1 पैरेलल है L2 के और L2 लाइन पैरेलल है L3 के। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होगा। यहाँ पर देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L3। अब अगर L1 यहाँ पर डेफिनेशन में देख लें, मतलब डेफिनेशन में नहीं, एग्जांपल में, अगर L1 L2 ऑर्डर पेयर R में रिलेशन में है तो स्टेटमेंट बनता है L1 इज पैरेलल टू L2। और यही चीज़ अगर हम पूछें कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट में अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में होगा, L1 L2 ऑर्डर पेयर R में होगा। तो अगर L1 इज पैरेलल टू L2 ये स्टेटमेंट है तो इससे L1 L2 ऑर्डर पेयर R में होगा, ऐसा वैल्यू मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पर सेम है कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2 सॉरी L1 इज पैरेलल टू L3 है तो हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा, ठीक है। अब हमारा एजम्पशन, हमने L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R ऐसा एज्यूम किया था। और इतने सारे मतलब लॉजिक्स स्टेटमेंट के बाद, इतने सारे लॉजिक परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अल्टीमेटली हमें L1 L3 बिलोंग्स टू R ऐसा रिजल्ट आया है। तो हम कह सकते हैं यह ऑर्डर पेयर AB अगर R में है, ऑर्डर पेयर BC अगर R में है तो ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R में है, ऐसा रिजल्ट हमें मिल चुका है। इस वजह से यहाँ पर यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यह रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को लॉजिकली प्रूव करने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे से स्टेटमेंट्स को, उसके लॉजिकल प्रूफ को लिखना होता है लॉजिकली। ये नहीं कि यहाँ पर ये जो भी आप लिख रहे हैं उसके पीछे आपको लिख कर ही अच्छे से एलोबरेट करना होगा कि हाँ ये होता है जिस वजह से ये होगा, ठीक है। तो ये सब आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम आपके लेक्चर में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है रिलेशन पे बेस्ड उसको सॉल्व करके बताएंगे, आप उसको सबसे पहले देख लेना। उसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस हम वहाँ पर आपको बताएंगे, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरह का ये लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको आसानी होगी, ओके। अब हम एक चौथा रिलेशन लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अभी तक हमने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन तीन रिलेशंस के बारे में बताया है। और यहाँ पर अब हम इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इक्विवेलेंस रिलेशन भी सेल्फ में होता है, और जो रिलेशन एक ही समय पर मतलब एट ए टाइम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों एक साथ होते हैं, उस कंडीशन में उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इफ R is a relation on set A such that it is reflexive, दूसरा symmetric
एंड तीसरा ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली। ओके, कोई भी रिलेशन अगर एक सेट में डिफाइंड है और एक ही समय पर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जो बोर्ड में जो एग्जामिनेशन बोर्ड का होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन का ही आता है, ताकि आपको उस क्वेश्चन में तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इस तीनों के बारे में चेक करना होता है। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन या जो भी कहें जो बुक से लिया गया है उस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इफ R इज ए रिलेशन ऑन Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड R का डिस्क्रिप्शन है ऑल ऑर्डर पेयर A, B, मॉडुलस ऑफ A माइनस B is multiple of 3. Check is it an equivalence relation. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि R एक रिलेशन है ऑन Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और R का डिस्क्रिप्शन है ऑल ऑर्डर पेयर ए बी इसका एलिमेंट होगा, जहाँ पर मॉडुलस ऑफ A माइनस B ये मल्टीपल होगा 3 का। तो चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब यह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चेक इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन की जगह पर यहाँ पर आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है कि सो डेट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन जब सो डेट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो आपको उसी समय कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, और ये तीनों आपको दिखाना होगा कि हाँ एक्चुअल में है। लेकिन यहाँ पर तो इसे चेक करना है, और चेक करने के केस में यह मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा ही या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात हो सकती है, तो इस कंडीशन में भी हमें इसको अच्छे से चेक करना होगा। बट अगर यहाँ पर सो डेट अगर रहेगा, सो डेट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब कंफर्म है पहले से ही कि यह तीनों का तीनों होगा। और चेक करने के केस में यह कंफर्म नहीं होता है, शुरू से मालूम नहीं होता है कि यह होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए सेपरेटली चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक बात और, अगर आपको लगता है कि यह नहीं है तो फिर आप नहीं है इस किस वजह से, कौन से एग्जाम्पल के लिए, उस एग्जाम्पल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है कि यह नहीं है तो फिर आपको इसको जनरल स्टेटमेंट, चूंकि जेड सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको इसको जनरल प्रूफ के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक भी एलिमेंट्स को लेकर नहीं बनाएंगे, मतलब एक्चुअल में रिलेशन आर का वैल्यू हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम एजम्पशन जो डेफिनेशन में कहा गया, लेट ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, यहाँ पर जेड है। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लिए हैं। तो अगर यह हमारा स्टेटमेंट जो हमने लेट किया है अगर यह ट्रू आ जाता है तो फिर यह रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव अगर हो गया तो फिर हमें सिमेट्रिक की ओर बढ़ना होगा, और रिफ्लेक्सिव अगर नहीं होगा तो हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इस क्वेश्चन में चेक करने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो फिर इक्विवेलेंस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर आर में है, तो अब चूंकि जानते हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, मतलब मॉडुलस ऑफ 0, चूंकि ए माइनस ए मॉडुलस ए माइनस ए 0 होगा, 0 का मॉडुलस 0 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब 0 मल्टीपल ऑफ 3, क्या यह स्टेटमेंट सही है? 0 मल्टीपल ऑफ 3, क्या ये सही है? तो ये सही है, क्योंकि 0 मल्टीपल ऑफ 3 होता है। जैसे अगर हम कहते हैं 6 मल्टीपल ऑफ 3,
तो कोई भी नंबर किसी नंबर का मल्टीपल तभी होता है जब वह नंबर को, जैसे यहाँ पर 6 मल्टीपल ऑफ 3 इस वजह से है क्योंकि 6 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। तो 6 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 6, 9 3 भी हो जाता है, ठीक है। 12 भरा हुआ है, बहुत सारा है। 0 एवरी नंबर का मल्टीपल होता है, सिर्फ 0 का नहीं होता, क्योंकि 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर 0 आता है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 0 एवरी नंबर का मल्टीपल होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ 0 का नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर 0 इज मल्टीपल ऑफ 3 है, इसे हम डिक्लेयर करेंगे ट्रू। अब ये जो हमने एज्यूम किया था अल्टीमेटली ट्रू आ गया है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया था, ये ट्रू आ गया है, तो देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव हो गया तो अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करेंगे, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए भी यहाँ पर लेट ऑर्डर पेयर a, b बिलोंग्स टू R और ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट J। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मालूम है कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू अगर R है तो उस ऑर्डर पेयर का ए बी का ऑर्डर पेयर बी ए भी R में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्यों? क्योंकि जानते हैं a माइनस बी का मॉडुलस या b माइनस ए का मॉडुलस, यह दोनों का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी की जगह पे हम मॉडुलस ऑफ b माइनस ए यह लिख दिए हैं। अब मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर ऑर्डर पेयर a, b R में है तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर होता है। अगर हम आपसे यह पूछें कि इसका रिवर्स, मतलब अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 3 है और अगर यह हम आपसे क्वेश्चन करें कि कौन सा ऑर्डर पेयर R में होगा, तो चूंकि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 3 है तो ऑर्डर पेयर a, b R में होगा। सेम चीज यहाँ पर मॉडुलस ऑफ b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 3 है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर b, a बिलोंग्स टू R। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर a, b बिलोंग्स टू R, ऐसा हमने लेट किया था, और ऑर्डर पेयर b, a बिलोंग्स टू R ऐसा रिजल्ट आया है, तो देयरफॉर कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो हम अब आगे इसको ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करना होगा हमें, ठीक है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर हम यहीं पर लिख देते इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव का रिलेशन चेक करना थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। इसमें चूंकि 2 ऑर्डर पेयर एज्यूम किया जाता है, तो लेट ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट Z, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर a, b बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर स्टेटमेंट बनेगा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो लेट यहाँ पर हम मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3k, k बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल है वह 3 टाइम्स k, मतलब 3 इंटू एक होल नंबर होगा। जैसे 3 इंटू 0 यह मल्टीपल होगा 3 का, उसके बाद 3 इंटू 1 3 मल्टीपल होगा 3 का। तो इसलिए हमने मॉडुलस ऑफ a माइनस बी को 3 टाइम्स k एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर मॉडुलस में a माइनस बी में अगर मॉड हटाएंगे तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3k, क्योंकि मॉड हटाते हैं, अगर इधर मॉड हटाएंगे तो दूसरी तरफ हमें प्लस माइनस 2 साइन लगाना होगा, ठीक है। इसको 1 एज्यूम करते हैं। अब b, c यह भी रिलेशन R में है, तो सिंस अब हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर b, c बिलोंग्स टू R, तो स्टेटमेंट बनेगा b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर लेट कर लेते हैं b माइनस सी इक्वल्स टू 3p। यहाँ पर p अगेन बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। अब यहाँ पर b माइनस सी फिर से प्लस माइनस 3p लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 एज्यूम करते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। तो हम जानते हैं a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड करेंगे। यहाँ पर b माइनस है और b प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रॉम 1 प्लस 2 लिखेंगे। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और a माइनस बी यहाँ पर प्लस माइनस 3k प्लस प्लस माइनस 3p लिखेंगे। अब यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा a माइनस सी, और इन दोनों से हम प्लस माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर k प्लस p होगा। a माइनस सी प्लस माइनस 3, यहाँ पर मान लेते हैं m, यहाँ पर m क्या है, k प्लस p, और यह भी होल नंबर होगा। चूंकि k होल नंबर है और p होल नंबर है, तो दो होल नंबर का सम भी होल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस हटाते हैं, यहाँ पर मॉड लग जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी बराबर 3m, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मॉड x बराबर a है तो देयरफॉर x बराबर प्लस माइनस a होता है। तो जब मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a होता है, और यहीं पर अगर हम a में प्लस माइनस हटा देंगे तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, अब 3 टाइम्स m, यह क्या होगा, मल्टीपल ऑफ m होगा। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर a माइनस सी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लेट किए थे, देयरफॉर हमारे पास अब रिजल्ट है 9। देयरफॉर अगर a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर a c बिलोंग्स टू r, ऐसा रिजल्ट आया है। ठीक है, यह दोनों हमने रिलेट किया था, और यह हमें यहाँ पर रिजल्ट इतने सारे लॉजिकल मतलब कैलकुलेशन के बाद आया है। तो और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हमने लेट किया था, शुरू में था, और ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर आया है, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव है। अब यह सिमेट्रिक था, रिफ्लेक्सिव था, और अब ट्रांजिटिव है, देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इस रिलेशन वाले चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे अब जो हम क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वाला, मतलब एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन का लेक्चर अब हम लाएंगे, और उसमें और भी बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे जो कि बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखा होगा, और सारे कॉन्सेप्ट्स आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे लेक्चर्स को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।